विनोद बंसल फ्रॉम द वीएचपी इज जॉइनिंग अस। विनोद बंसल जी, हमीद अंसारी पहली बार उन्होंने नहीं किया है, पर फिर इस बार उन्होंने थोड़ी शायद एक लक्ष्मण रेखा को और आगे ले गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत का जो लोकतंत्र है उस पर प्रश्न चिन्ह आता है पिछले कुछ सालों के बदलाव से। ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार बनी है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो हमारी थी उसको कमजोर करती है। तो ये चुनाव पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो? देखिए, प्रश्न चिन्ह चुनाव पर नहीं लगा रही है, ये प्रश्न चिन्ह ये स्वयं पर लग रहे हैं। ये स्वयं जो है ना, जो जिहादी मानसिकता के लोगों के साथ खड़े जब रहते हैं तो ये देश की जनता अच्छी तरह समझती है कि क्या है, क्या थे और किस तरह से इन्होंने 10 साल जो है ना उपराष्ट्रपति रहते हुए नहीं चाटी, और उसके बाद में जब वो पद से निकलने को हुए तो मुसलमानों को डरा हुआ बोल दिया। आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है कि जो जब तक ये पद पर रहते हैं तब तक तो इनका खून शांत रहता है, और जैसे ही इनको पद से उतारा जाता है तो तुरंत ये जो है वो देश को गाली देने लग जाते हैं, हिंदुओं को गाली देने लग जाते हैं, देश के बहुसंख्यक समाज पर अटैक करने लग जाते हैं, और जो पाकिस्तान की भाषा है वो बोलने लग जाते हैं। देखिए, उन्होंने ना इस बार ऐसा कुछ किया भी है विनोद बंसल जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो एक्सक्लूड करता है, वो इंटॉलरेंट है, और जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मेरे ख्याल से इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और खासतौर से जो उन्होंने प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया है, जो IAMC है, वो पैसा देता है अमेरिका में भारत की छवि खराब करने को लेकर, लॉबिंग करता है। मैं वही तो कह रहा हूँ। आप देखिए, ये जो है, जब तक उपराष्ट्रपति थे तब तक इन्होंने क्या क्या किया ये तो नहीं पता लगा, लेकिन जैसे ही उतरे तो तुरंत PFI के सम्मेलन में चले गए। ये जो है PFI के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो अनेक जो है ऐसी एंटी नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ खड़े होकर के ये वहाँ उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं, उनको प्रोटेक्शन और प्रमोशन भी देते हैं। ये जो है वो जिहादी मानसिकता है, उससे पता नहीं क्यों ये कुछ मुस्लिम नेता निकल नहीं पा रहे। इनके परिजन ही है ना जिनके बंगलों पर जो है ना वो बुलडोजर चलाना पड़ा योगी जी सरकार को। इसके कारण जो है ये सब बिलबिलाए हुए हैं। वास्तव में ये अपनी अंतरात्मा को तो देखते नहीं, उसको तो पूछते नहीं आखिरकार क्या चल रहा है, और कल्चरल नेशनलिज्म को अटैक करते हैं। बिकॉज ये देखिए, देश का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, इससे इनको तकलीफ हो रही है। ये चाहते हैं कि उन्होंने जिसमें पाकिस्तान ताली बजाए। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि इतिहास को थोड़ा तोड़ मरोड़ के देखा जा रहा है। जो देखिए, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाले कौन कौन लोग थे? देश की स्वतंत्रता के बाद में जितने शिक्षा मंत्री बने वो किस समुदाय के थे? और दूसरा, ये शिक्षा के क्षेत्र में जो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसके कारण ही इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई कि देश के मुसलमानों को भी जो है ये देश की धरती से तोड़ने का प्रयत्न किया गया। उनको कट्टरवादी, जिहादी और आतंकियों के साथ जोड़ करके रखा गया। आखिरकार क्यों? ये भारत के बाहर रहने वाला मुसलमान का मुसलमान नहीं है। सऊदी अरेबिया का जो मुसलमान है वो किस तरह का, और भारत के मुसलमानों को किस तरह का बनाना चाहते हैं। विश्व भर के अंदर इस्लाम की जो छवि है, मुसलमानों की जो छवि है, इस तरह के नेता ही खराब कर रहे हैं। विनोद जी, हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़े हैं। लेट मी जस्ट हैव अ वर्ड विद हिम। शहजाद, you know, this event itself raises questions about the integrity of the motives. 17 organizations, all having a certain slant on India and a certain position on India, the likes of Amnesty International, Genocide Watch, Hindus for Human Rights, and of course led by Indian American Muslim Council, and former Vice President Hamid Ansari choosing that platform, speaking to American legislators, some of them, and trying to influence their opinion about India in a manner that raises doubts about electoral democracy. He actually questions the performance of the electoral democracy over the last 2 elections. It is most unfortunate that somebody who has held a constitutional position, has enjoyed the perks of power and has given so much respect by the country. Today, that same person uses an international platform with questionable people, with questionable antecedents, with a known anti-India agenda, to take pot shots at the electoral process and under the thriving constitutional democracy within this country, and by saying that it is actually a religious majority which is couched as an electoral majority.
this is an insult not to the government or not to a person or a party, but it is an insult of the Constitution of India, which was being celebrated yesterday. The entire idea of us being a republic, which we celebrated on 26 January, has been desecrated by somebody who's held a constitutional position. And this is what happens, unfortunately, Abhishek ji. एक व्यक्ति का विरोध करते करते जब आप इतना नफरत करने लगते हो कि आप देश विरोधी, संविधान विरोध में, संस्थाओं के विरोध में उतर आते हो. My question to Mr. Ahmed Ansari very humbly is, sir, when 1984 Sikh genocide took place, did you feel that that was a thing that should have been spoken about? When the maximum number of riots in which Muslims were killed, whether it's Bhagalpur, Hashimpura, Meerut, Malyana, Mumbai, Ahmedabad, Delhi, all of these took place under Congress's watch. Did you ever make such kinds of statements? Or is it only after 2015 you make these statements? And on the one hand, this entire lobby says that amend the CA law so that Muslims from Pakistan and Bangladesh can come into India. That means it is so safe for Muslims. But then on the other hand, they go to these platforms and they berate India either on Islamophobia, either on COVID management. You see, unfortunately, political agenda और राजनीति से ग्रसित कुछ लोग हमेशा राजनीति को राष्ट्रनीति के ऊपर रखते हैं और देश विरोध में मोदी विरोध करते करते उतर आने में ये थोड़ा भी Shehzad, there is clear case of Mr. Hamid Ansari crossing Lakshman Rekha this time, perhaps in terms of raising doubts about India's electoral democracy on a platform which is being watched by international audience. But then the issue that he has raised about cultural nationalism versus civic nationalism and electoral democracy being taken over by faith-based democracy. I think I have to get in Rajiv Tuli on this from the RSS Voice. Mr. Tuli, cultural nationalism, what can be the problem with cultural nationalism? Mr. Hamid Ansari is saying that cultural nationalism is premised on distorted view of history, and that is why it is also compromising India's electoral democracy, perhaps. And he's actually indirectly or directly accusing cultural nationalism influencing electoral democracy in a manner that you cannot trust it anymore. Thank you for having me. I think Hamid Ansari Saab is overwhelmed or is overpowered by the history which is taught by the communists in this country. उससे भी बड़ी बात यह है, ये व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर लंबा समय रहे हैं. आईएफएस होने के कारण से कुछ देशों में भारत के एम्बेसडर रहे हैं, राजदूत रहे हैं, तो इनका रवैया वहाँ किस प्रकार का रहा होगा, ये बड़ी सोचने वाली सी बात है. और एक ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत के संविधान में और भारत की जो डेमोक्रेसी है उसमें इनका कितना विश्वास है, ये भी इनका वक्तव्य ये दिखाता है. देखिए, कल्चरल नेशनलिज्म इस देश का आधार है. एक ब्रॉड अगर आप सेंस में देखेंगे तो भारत के जो अन्य धर्मावलंबी भी हैं वो कहीं ना कहीं उस कल्चरल नेशनलिज्म से ही प्रभावित है. उस कल्चरल नेशनलिज्म के कारण से ही वो भारतीय भी है. आप देखिए कि कुरान में जो संगीत है, म्यूजिक है, वो हराम है. पत्थर की पूजा या व्यक्ति पूजा या मूर्ति पूजा वो भी हराम है. परंतु तो भारत का मुसलमान है वो कव्वाली भी गाता है, और जो भारत का मुसलमान है वो दरगाह पर भी जाता है. तो वो जो कल्चरल नेशनलिज्म है, क्योंकि यहाँ भजन गाता था, यहाँ मूर्ति पूजा करता था, उसके बाद मुसलमान हो गया, तो वो संस्कार जो है वो आज भी बचे हुए हैं. परंतु हामिद अंसारी साहब और इनके जैसे जो कुछ ऐसे लोग अभी भी बचे हैं जो यहाँ रह करके गाते पाकिस्तान का है, या जिनको आज भी मुस्लिम ब्रदरहुड में विश्वास है और बाकी सब प्रकार के नेशनलिज्म्स को जो है वो नेगेट करते हैं, तो ऐसे कुछ ही लोग बचे हैं. और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनको भी अपना जो ये पब्लिक लाइफ है इससे संन्यास लेकर के अपनी और भद नहीं पिटवानी चाहिए, और बाकी सब समाज को भी ऐसे लोगों को देख करके बाकी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की अपने दिमाग में छवि नहीं बनानी.
Now, I think the problematic part is that Mr. Hamid Ansari, having adorned the highest, some of the highest offices of the country and enjoyed the benefits of the same electoral democracy and the constitution, now raises doubts about the functioning just because people of India have voted. So in a way, it's a sad commentary that he is questioning the wisdom of the people of India over the last 2 elections. I think this story is going to continue and trend all day long. Thank you so much, Mr. Rajiv Tuli. Let's go back to the story and listen to who all participated and what was the motive and the agenda. We'll come back to you with more on this. देखिए, हामिद अंसारी जी हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहे हैं और वो जो बात बोल रहे हैं तो उनको ये भी भारत के इतिहास में देखना चाहिए कि यहाँ के लोग हज़ारों वर्ष से सर्वधर्म समभाव में के विचार को मानते हैं। सब लोग मिलते जुलते रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने जो प्रचार किया धर्म का, बुद्धिज़्म, उसका एक बड़ा विचार पूरे विश्व में फैला, उसको भी मानते हैं। नए तमाम धर्म आए हैं, उसको भी मानते हैं। कुछ व्यक्ति या समूह पूरे देश की भावना नहीं बनती है। तो हामिद अंसारी जी को ऐसे मौके पर जब चुनाव हो रहा है, इस प्रकार की बात बोलकर वो क्या कहना चाहते हैं वो उनको स्पष्ट करना चाहिए।